चाणक्य क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत अभिनंदन। मैं रवि भार्गव आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित अध्ययन करवाऊंगा। आइए अपन बात करते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना होती क्या है मित्रों, तो देखते हैं। प्रस्तावना किसी भी राष्ट्र का आइडेंटिफिकेशन होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात संविधान की आत्मा। तो एक बार अपन प्रस्तावना का अध्ययन करते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा व अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी संवत को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मा अर्पित करते हैं। तो देखिए मित्रों, प्रस्तावना में होता क्या है। ये किसी भी राष्ट्र या देश के संविधान का परिचय पत्र होती है। मित्रों, हम हमारे संविधान के संदर्भ में बात करें तो हर कोई व्यक्ति के लिए 395 आर्टिकल पढ़ना मुश्किल है, इसलिए हमारा जो संविधान क्या कहना चाहता है वो बातें सभी किसमें इंडिकेट की हुई हैं, प्रस्तावना में। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा गया, संविधान। इसको देश के संविधान का परिचय पत्र किसको कहा गया, प्रस्तावना को। और इसको क्या कहते हैं, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात संविधान की आत्मा। संविधान की आत्मा। ठीक है, अभी मैं आपको जब अपन प्रस्तावना पढ़ लेंगे उसके बाद में इसके लिए कौन किसने क्या कहा, ठीक है, जैसे संविधान की आत्मा किसने कहा इसके संदर्भ में बात करेंगे। जैसे ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा कहा, ठीक, इनके पीछे क्या लॉजिक रहा, सब एक एक पर उस पर चर्चा करेंगे। तो मित्रों, ये तो आपको समझ में आ गए। फिर बात करते हैं प्रस्तावना के संदर्भ में भारत की यात्रा। ठीक है मित्रों, देखिए प्रस्तावना का जो सबसे पहले उल्लेख मिलता है वो हमें 1919 के एक्ट में मिलता है। किसमें, 1919 के एक्ट में, 1919 के भारत शासन अधिनियम में प्रस्तावना का उल्लेख मिलता है। फिर इससे अगली बात करें, इस प्रस्तावना को हमारे संविधान में कब सम्मिलित किया गया, तो देखिए मित्रों, जब हमारे संविधान सभा की तीसरी बैठक, कौन सी बैठक, थर्ड सिटिंग, तीसरी बैठक किसकी, संविधान सभा की, कब हुई थी मित्रों, 13 दिसंबर, कब हुई थी, 13 दिसंबर 1946 को संपन्न हुई थी। इस 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना मित्रों, जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के समक्ष अपने उद्देश्य प्रस्ताव को रखा। किसको रखा, उद्देश्य प्रस्ताव को रखा। ठीक है, और ये उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को
स्वीकार कर लिए गए। क्या कर लिए गए? स्वीकार या पारित कर लिए गए। ठीक है, तो देखिए मित्रों, प्रस्तावना 1919 के एक्ट में प्रस्तावना का सबसे पहले उल्लेख मिलता है। साथ ही साथ जब हमारी संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के सामने उद्देशीय प्रस्ताव को रखा या पेश किया गया। ठीक है, इस उद्देशीय प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को पारित या स्वीकार कर लिया गया। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। तो इसको आप नोट कर लीजिए एक बार। नेक्स्ट, फिर देखिए मित्रों, हमारी प्रस्तावना में ये प्रस्तावना क्या बताती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं मित्रों, जो भारतीय संविधान या भारतीय सरकार को जो शक्ति मिलती है वो कहां से मिलती है। तो देखिए, संविधान के अधिकार का स्रोत। ठीक है ना। और हमारी प्रस्तावना से हम क्या सीखते हैं? तो देखिए मित्रों, सरकार या शासन की प्रकृति कैसी है, सरकार की या शासन की प्रकृति कैसी है। ठीक है, फिर तीसरी बात, सरकार या शासन के उद्देश्य क्या है। ठीक है ना, जो हमारे संविधान में लिखे गए हैं सरकार के उद्देश्य। ठीक है ना। फिर फोर्थ, संविधान लागू होने की तिथि, संविधान लागू होने की तिथि। ठीक है ना। इन बातों का जिक्र कहां किया गया है? तो प्रस्तावना में। किसमें किया गया? प्रस्तावना में। क्या क्या बातों का जिक्र है? संविधान के अधिकार का स्रोत कौन है, सरकार की प्रकृति कैसी है, सरकार के उद्देश्य क्या है, संविधान लागू होने की तिथि क्या है। तो आइए अपन एक एक पे बात करते हैं। ठीक है ना। देखिए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो ये क्या है? हमारी शासन की प्रकृति, सरकार की प्रकृति कैसी? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अर्थात भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अभी आगे इस पर वापस बात करेंगे। फिर देखिए, प्रस्तावना में सरकार के उद्देश्य, तो मैं सरकार के उद्देश्य बताना चाहता हूं। न्याय, समानता, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व या बंधुता। ठीक है ना। ये हमारे क्या है? सरकार के उद्देश्य। हमें इनको क्या करना है? प्राप्त करना है। क्या करना है? प्राप्त करना है। फिर देखते हैं संविधान लागू होने की तिथि। ये रही संविधान लागू होने की तिथि, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है मित्रों, 1 2 3 4, इन चारों बातों का जिक्र कहां किया गया? हमारी प्रस्तावना में। तो फिर अपन एक एक पे बात करते हैं। ठीक है, प्रस्तावना में 4 जिन मूल तत्वों का उल्लेख है अभी अपने बात कर ली, फिर अपन एक एक पे थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं इसको। संविधान के अधिकार का स्रोत कौन है? भारत की जनता। कौन है? भारत की जनता। ठीक है, और ये हमें कहां से पता चलता है? क्योंकि हमारी जो प्रस्तावना है उसकी फर्स्ट लाइन क्या कहती है? हम भारत के लोग। क्या कहते हैं? हम भारत के लोग। हम भारत के लोग। ठीक है ना। भले ही हमारे संविधान सभा ने संविधान को लिखा हो, परंतु उनको ये शक्ति किसने दी? भारत की जनता ने दी। किसने दी? भारत की जनता ने। तो ये लाइन हमारी प्रस्तावना में क्या इंडिकेट कर रही है? भारत में सर्वोच्च कौन है? भारत में सर्वोच्च कौन है? भारत में सर्वोच्च तो भारत की जनता है। कौन है भैया? भारत की जनता। ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि इसी के माध्यम से हमारे प्रतिनिधि चुन के जाते हैं, वो सरकार बनाते हैं। साथ ही साथ आपको और एक
एग्जामिनर बात पूछ सकता है कि हम भारत के लोग, ये लाइन, ये पंक्ति कहां से ली गई, तो आपको ध्यान रखना है अमेरिका के संविधान से। कहां से ली गई है? अमेरिका के संविधान से। फिर देखते हैं शासन की प्रकृति। शासन की प्रकृति में बात करें तो मैंने आपको एक बार बताया, वापस इसको रिपीट करता हूं। संपूर्ण प्रभुत्व, संपूर्ण, इसको मैं साफ, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है ना। भारत एक कैसा राष्ट्र है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है ना। अभी इस पर डेप्थ में चर्चा करेंगे। फिर समाजवादी, सरकार की कैसी प्रकृति है? समाजवादी, ठीक है। फिर पंथ निरपेक्ष, भारत कैसा राष्ट्र है? पंथ निरपेक्ष। सब पे चर्चा करेंगे एक एक वर्ड पे। भारत कैसा है? लोकतांत्रिक। भारत में जो सरकारें बनती हैं वो कैसी हैं? लोकतांत्रिक। और एक कौन सा है? भारत में गणतांत्रिक व्यवस्था है, शासन व्यवस्था है। तो देखिए शासन की प्रकृति संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतंत्रात्मक। फिर देखिए मित्रों नेक्स्ट, संविधान का उद्देश्य क्या है? ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्वतंत्र देना, लोगों में न्याय की व्यवस्था करना, आपस में समानता के अधिकार को बढ़ावा देना, किसी भी प्रकार का किसी के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना, ठीक है। तो देखिए हमारे प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय है? 3 प्रकार का मित्रों। कौन कौन से? सामाजिक, ठीक है, आर्थिक और राजनीतिक। सब पे अभी थोड़ी बड़ी चर्चा करेंगे, ठीक है। एक बार मैं आपको समझा देता हूं इस पर, ठीक है। और कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 5 प्रकार की। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की, ठीक है ना, जो लोगों को दी गई है। कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना की, वर्शिप, ठीक है ना। और समानता कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की, अवसर व प्रतिष्ठा। कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की, ठीक है। और हमारे क्या है? संविधान के उद्देश्य आपस में बंधुत्व को बढ़ाना। क्या है? आपस में बंधुत्व को बढ़ाना, ठीक है ना। और हमारे संविधान लागू करने की तिथि कहां मिलती है? तो हमारे मित्रों जो संविधान जो लागू हुआ, ठीक है ना, पूर्णतः संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। परंतु हमने 26 नवंबर 1949 को कुछ 16 आर्टिकलों को लागू कर दिया गया। कितने आर्टिकल को? 16 आर्टिकल को, ठीक है ना। और किस आर्टिकल के माध्यम से? 394 के माध्यम से। और ये जो तिथि मिलती है वो हमें कहां मिलती है? संविधान लागू होने की तिथि प्रस्तावना के माध्यम से। तो ये भी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है मित्रों, नोट कर लीजिए आप। फिर देखिए शासन। अब अपन जो मैंने शासन की प्रकृति के बारे में बताया था उस पे अपन विस्तृत चर्चा करते हैं। तो देखिए सबसे पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अर्थात भारत एक प्रभुत्व संपन्न देश है, ठीक है ना। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है। भारत ना तो किसी आंतरिक और न ही किसी बाह्य शक्तियों के अधीन है, वो एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है, अर्थात वो अपने निर्णय के लिए स्वतंत्र है, ठीक है ना। वो बाह्य दबावों के अधीन नहीं है। वो भारत अपनी कोई भी लैंड को एक्वायर कर सकता है, अदर किसी देश को दे सकता है, उसके ऊपर कोई शक्ति नहीं है। और ऐसा हमने एक बार किया है और एक बार अभी बांग्लादेश को 111 एनक्लेव हमने दिए हैं, 51 एनक्लेव वापस उनसे लिए हैं 100वें अमेंडमेंट के तहत। तो देखिए आपने बेरूबाड़ी केस सुना है मित्रों,
बेरुवाड़ी, ठीक है ना, ये पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, ठीक है, जो हमने उस समय था पूर्वी पाकिस्तान को दिया। और वो कौन से संविधान संशोधन? 9 संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत। तो देखिए मित्रों, हम हमारे देश की जमीन को या कोई ऐसा कोई टुकड़े को किसी भी दूसरे देश को दे सकते हैं, ले सकते हैं। हमारे ऊपर कोई यूएनओ का या कोई ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का किसी प्रकार का दबाव नहीं है। हम अपने निर्णयों में स्वतंत्र हैं, ठीक है ना। फिर मित्रों देखिए, बात करते हैं समाजवादी। समाजवादी का अर्थ होता है मित्रों, जहां पर किसी भी राष्ट्र के संसाधनों पर किसी व्यक्ति का पर्टिकुलर आधार पर उस पर राइट नहीं होना, ठीक है। अर्थात संसाधनों के वितरण व उत्पादन का राष्ट्रीयकरण करना, ठीक है ना। इससे क्या होगा मित्रों, समाज में समानता आएगी, इक्वलिटी आएगी, राइट। जिससे हमारे कहीं ना कहीं ये इसलिए जोड़ा गया बाद में, ये मूल संविधान में तो नहीं था, बट हमारा जो संविधान के जो डीपीएसपी पार्ट 4 है, वो कहीं ना कहीं उसका पूरा मॉडल देखोगे तो देखना उसका मॉडल में समाजवादी अनुच्छेदों का बहुत ही बड़ा जिक्र किया गया है। और डीपीएसपी का एक ही उद्देश्य है, समाज में आर्थिक व सामाजिक स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना करना, ठीक है ना। तो कहने का मतलब मेरा यहाँ ये है कि समाजवादी हमारे संविधान में प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं, शब्द नहीं था, ठीक है ना, परंतु डीपीएसपी में जो मॉडल है वो कहीं ना कहीं समाजवाद को प्रमोट करने के लिए ही है। तो संसाधनों के वितरण व उत्पादन का राष्ट्रीयकरण करना, तो इसका मतलब क्या हुआ, निजी संपत्ति का उन्मूलन। समाजवाद या समाजवादी प्रक्रिया विचारधारा, ठीक है ना, वो निजी संपत्ति के बढ़ावे पर रोक लगाती है। ये बात भी आपको ध्यान रखना। और जो हमारा जो मॉडल है मित्रों, एक बात मैं बताता हूं, जो विश्व के जो राष्ट्र हैं, जैसे उनकी जो इकोनॉमी का जो मॉडल है, या तो पूंजीवादी, ठीक है ना, या समाजवादी, ठीक है, या साम्यवादी, ठीक है। ये तो देखिए मित्रों, पूंजीवादी की बात करें तो पूंजीवादी राष्ट्र कौन कौन से हैं, जैसे एक अमेरिका का एग्जांपल ले लेते हैं, या यूरोप के राष्ट्र, ठीक है ना। समाजवादी की बात करें, एग्जांपल दें तो जैसे भारत, ठीक है। साम्यवाद का एग्जांपल दें तो जैसे क्यूबा है, चीन है। भारत के संदर्भ में आज अपन वर्तमान की बात करें तो कैसा है, हमने भी 1991 तक तो हमारा जो मॉडल था, ठीक है ना, वो कहीं ना कहीं समाजवाद की तरफ झुका हुआ था। परंतु जब से हमने 1991 में एलपीजी की ओर अग्रसर किया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उदारवाद, निजीकरण और वैश्वीकरण राव मनमोहन मॉडल के तहत लागू किया, तब से हमारा मॉडल समाजवाद की ओर तो कम झुकाव रहा और हम एलपीजी की ओर अग्रसर हुए। किसकी ओर अग्रसर हुए? अर्थात हमारे जो अभी शासन की व्यवस्था देखो तो कहीं ना कहीं उदारवाद की ओर ज्यादा है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर मित्रों बात करते हैं, और एक बात आपको ध्यान रखना, जो हमने आरंभिक समय में जो समाजवाद का मॉडल अपनाया था, हमने वो लोकतांत्रिक समाजवाद का मॉडल अपनाया था। कैसा? लोकतांत्रिक, ठीक है ना। फिर देखते हैं मित्रों पंथ निरपेक्षता। ये भी हमारा जो ओरिजिन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये वर्ड नहीं था मूल संविधान में, परंतु हमारे जो फंडामेंटल राइट है, ठीक है, आर्टिकल 25 to 28, वो कहीं ना कहीं यही बताता है कि हमारा जो राष्ट्र का जो नेचर है, ठीक है ना, वो कैसा है, सेकुलर है, अर्थात
पंथ निरपेक्ष है। कैसा है? पंथ निरपेक्ष। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। वैसे सामान्यतः पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष का मीनिंग अलग अलग है, ठीक है ना, परंतु भारत के संदर्भ में जब पढ़ते हैं तो दोनों का मीनिंग एक ही लगाया जाता है, अर्थ। पंथ निरपेक्ष, भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत एक कैसा राष्ट्र है? धर्म निरपेक्ष, अर्थात धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, सेकुलर, ठीक है। भारत का अपना कोई विशेष धर्म नहीं है। भारत, अपन भारत के संदर्भ में पढ़ रहे हैं तो ध्यान रखें, भारत सभी धर्मों का क्या करता है? आदर। क्या करता है? आदर, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि भारत किसी धर्म विशेष को मतलब प्रमोट नहीं करता है, सभी धर्मों को समान मानता है, सभी धर्मों का क्या करता है? आदर। इसीलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। और भारत की धर्मनिरपेक्षता कैसी है? सकारात्मक। कैसी है? सकारात्मक, न कि नकारात्मक। क्यों? क्योंकि हम सभी धर्मों का क्या करते हैं? आदर। भारत किसी एक धर्म विशेष को प्रमोट नहीं करता। मित्रों, आपको कोई सिविल्स के एग्जाम होते हैं उसमें पूछ सकता है भारत में जो धर्मनिरपेक्षता है उसका नेचर या प्रकृति कैसी है, तो आपको ध्यान रखना है सकारात्मक न कि नकारात्मक। आपको एक ऑप्शन में देगा वो नकारात्मक, परंतु आपको नकारात्मक नहीं करना है। भारत की जो धर्मनिरपेक्षता वो कैसी है? सकारात्मक। तो ये मित्रों आप एक बार नोट कर लीजिए इसको। फिर बात करते हैं लोकतंत्रात्मक की। ठीक है, लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है? लोकतंत्र को मैं एक शब्द में परिभाषित करना चाहूं तो उसका मीनिंग है जनता का शासन। कैसा? जनता का शासन। जहां सर्वोच्च कौन है? जनता है। कौन है मित्रों? जनता। और ये लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। जहां का हेड ऑफ द नेशन, जहां का हेड ऑफ द नेशन की बात करें तो प्रत्यक्ष लोग हेड ऑफ द नेशन को डायरेक्ट इलेक्शन होता है। कैसा होता है? प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। जनता ही उसके चुनाव में भाग लेती है और वो राष्ट्र का हेड ऑफ द नेशन बनता है, जहां पर जैसे कोई राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो। तो देखिए, जहां पर राष्ट्राध्यक्ष को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जहां पर राष्ट्राध्यक्ष को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाए, वो क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। उसका एक एग्जांपल मैं दे देता हूं आपको, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड, ठीक है। अब अपन बात करते हैं भारत के संदर्भ में। भारत में लोकतंत्र कैसा है? इनडायरेक्ट लोकतंत्र है, ठीक है। कैसे? हमारा जो हेड ऑफ द नेशन है राष्ट्रपति, ठीक है, भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति, ठीक है, उनका इलेक्शन कैसे होता है? इनडायरेक्ट। यहाँ के भारत के संदर्भ में जनता राष्ट्रपति जी के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती है। जनता द्वारा निर्वाचित प्रत्याशी क्या करते हैं? राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे एमपी व एमएलए। ये क्या करते हैं? राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेते हैं, बट इनको कौन चुनती है? भारत की जनता, ठीक है। कहने का मतलब ये यहाँ पर ये है कि ये जो जनता है राष्ट्रपति के इलेक्शन में क्या डायरेक्ट भाग लेती है? अर्थात नहीं, ठीक है ना। भाग कौन लेते हैं? एमपी व एमएलए, ठीक है ना, और ये इन्हीं के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो भारत किसका एग्जाम्पल है?
इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का। किसका? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का, राइट। फिर देखिए, और गणतंत्र का मीनिंग क्या लगाते हैं मित्रों? ठीक है, गणतंत्र देखिए मित्रों, भारत के संदर्भ में, और एक तो होता है मित्रों राजशाही, फिर अपन बात करेंगे भारत के संदर्भ में पहले राजशाही, ठीक है ना। एक होता है ठीक है ना, जनशाही के, सॉरी, गणतंत्र, ठीक है, या गणराज्य, ये दो वर्ड आपने देखा होगा। राजशाही मित्रों, जहां पर वंशानुगत क्या होता है? शासन, ठीक है। राजा का पुत्र ही क्या बनेगा? राजा, ठीक है ना। मतलब उत्तराधिकारी कौन होगा? उसी का बेटा या बेटी। ये वर्तमान में अपन कहाँ देखते हैं? ब्रिटेन में। कहां पर देखते हैं? ब्रिटेन में। जबकि भारत में क्या है? गणतंत्र है। क्या है? और गणतंत्र। और गणतंत्र की मीनिंग देखिए मित्रों, जहां का हेड ऑफ द नेशन वंशानुगत ना हो। गणतंत्र का मीनिंग देखें तो क्या मीनिंग है? जहां का हेड ऑफ द नेशन क्या नहीं हो? वंशानुगत नहीं हो। ये बात आपको ध्यान रखनी है, और ये एग्जाम में पूछा है कि गणतंत्र से क्या अर्थ है? जहां का राष्ट्र अध्यक्ष, ठीक है ना, वंशानुगत न होकर जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाए, उसको क्या कहते हैं? गणतंत्र, ठीक है ना। और राजशाही, जहां मोनार्ची का मीनिंग क्या होती है? जहां पर हेड ऑफ द नेशन, ठीक है ना, या उसको कह सकते हैं अपन हेड ऑफ द नेशन, जहां पर उसका उत्तराधिकारी क्या बनता है? राजा बनता है। क्या बनता है? उत्तराधिकारी उसका राजा बनता है, ठीक है ना। और ये व्यवस्था ऐसी कहां मिलती है अपन को? ब्रिटेन में। नेक्स्ट मित्रों बात करते हैं स्वतंत्रता। और हमारे प्रस्तावना में मैंने अभी बात की थी, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 5 प्रकार की। कौन कौन सी? विचार, ठीक है ना, अभिव्यक्ति, और विश्वास, और कौन सी है? धर्म और उपासना, ठीक है ना। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख हमारी प्रस्तावना में दिया हुआ है, तो ध्यान रखें मित्रों। विचार, थॉट, अभिव्यक्ति, एक्सप्लेनेशन, विश्वास, बिलीव, धर्म, रिलीजियस, उपासना, वर्शिप, ठीक है ना। आप अपने विचार या अभिव्यक्ति किसी भी माध्यम से प्रकट कर सकते हो, भले सोशल मीडिया हो, ठीक है ना, या फिर पत्र, न्यूज़पेपर हो, ठीक है ना, या बोलकर। ये हमारी क्या है? स्वतंत्रता है। 5 ही स्वतंत्रता है, परंतु इसका मीनिंग मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने विचार है किसी भी माध्यम से क्या कर सकते हो? प्रकट कर सकते हो किसी के भी सामने, ठीक है ना। फिर विश्वास, बिलीव, आप भले किसी में बिलीव करो, किसी भी धर्म या आस्था में विश्वास करो, आपको पूर्ण क्या है? स्वतंत्रता है। धर्म, ठीक है, आपको धर्म परिवर्तन करने का अधिकार है, या आप किसी भी धर्म को मानने का आपको अधिकार है, ठीक है ना। ये भी आपको स्वतंत्रता दे रखी है, ठीक है। उपासना, वर्शिप, और आप किसी का भी पूजा पाठ कर सकते हो। तो मैं बात करना चाहता हूं मित्रों, अब अपन बात करें विचार और अभिव्यक्ति। इसका उल्लेख अपन को कहां मिलता है? और फंडामेंटल राइट में, मौलिक अधिकार में। विचार और अभिव्यक्ति की बात कौन सा करता है? आर्टिकल 19(1) का, ठीक है ना, 19(1) राइट मित्रों, जिसको हमारे प्रेस से भी रिलेटेड कुछ प्रावधान किए गए हैं। फिर देखिए मित्रों,
धर्म, धर्म के लिए देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख कौन से आर्टिकल में, 25 से 28। कौन सा आर्टिकल में, 25 से 28, और वो भी कौन से, मौलिक अधिकारों में। ठीक है, आपको ऐसे सवाल पूछ सकता है कि आपको विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है आर्टिकल 19 एक ए में दी गई है, तो आपको क्वेश्चन पूछने वाले आपको उत्तर दे रहा है, बट और कहाँ इसका प्रोविजन या प्रावधान है, तो आपका आंसर ऐसे वो ऑप्शन में दे दें, जैसे नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए मित्रों, प्रस्तावना। क्या होना चाहिए, प्रस्तावना। फिर देखिए न्याय, 3 प्रकार के क्या है न्याय, 3 कौन कौन से, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, पूछ ले कि आपकी जो प्रस्तावना है उसमें न्याय कितने प्रकार के दिए गए हैं, 3 प्रकार। ठीक है, और आजकल एक एग्जाम में ऐसा भी ट्रेंड चला है, इनका क्रम पूछते हैं, तो पहला आपको ध्यान रखना है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, और इधर स्वतंत्रता का भी आपको क्रम ध्यान रखना है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना। ठीक है ना। देखिए सामाजिक की बात करें तो सामाजिक किसी के भी साथ धर्म, रंग, जाति, वंश के आधार पर हमारी संवैधानिक जो व्यवस्था है उसमें प्रतिरोध या प्रतिषेध लगाया गया है कि किसी के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, धर्म या जाति या लिंग। ठीक है ना, तो ये बात आपको ध्यान रखना है, भले वो जम्मू कश्मीर का नागरिक हो, भले राजस्थान का हो। ठीक है ना, वो क्या है, भारत का नागरिक है, उसके साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और आर्थिक समानता का मतलब है, तो आर्थिक न्याय में देखिए मित्रों, हमारा जो डीपीएसपी है वो स्पष्ट रूप से कहते हैं, नीति निर्देशक तत्व, आय की असमानता को दूर करना, आय की असमानता को दूर करना। ठीक है, और इसके लिए डीपीएसपी का आप आर्टिकल भी देख सकते हो 39। ठीक है ना, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर अपन राजनीतिक समानता की बात करें तो आपको राजनीतिक समानता में मैं एग्जांपल आपको बताता हूं। यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का पद है वो प्राप्त करने का क्या है, अधिकार है, किसी भी प्रकार का आपका चुनाव लड़ने का क्या है, अधिकार है। आर्टिकल 325 क्या कहता है, आपको जाति, रंग, ठीक है ना, जाति रंग के आधार पर आपके साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 325, ठीक है। आर्टिकल 326 क्या कहता है, आप यदि एडल्ट हो, वयस्क हो, तो आपको क्या है, वोटिंग देने का क्या है, राइट है। क्या है, वोटिंग देने का राइट है लोकसभा व विधानसभा के इलेक्शन में। तो ये क्या है, हमारी राजनीतिक न्याय, मतलब किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया गया है। ठीक है, इसके लिए क्या है, बेस वयस्क मताधिकार। ठीक है, अब आपको मित्रों पूछ ले सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, इन तीनों न्याय का एक तो हमारी प्रस्तावना में तो उल्लेख है ही है। ठीक है, प्रस्तावना के साथ साथ और किसमें उल्लेख है, तो आपका आंसर क्या होगा मित्रों, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, इन तीनों का उल्लेख डीपीएसपी के, ठीक है, आर्टिकल 30 में भी उल्लेख है। ठीक है ना, तो आपको ये भी चीजें ध्यान रखनी है, प्रस्तावना प्लस डीपीएसपी। फिर देखिए समानता, जो अभी मैंने राजनीतिक न्याय में बताया वही हमारे संविधान में समानता प्रस्तावना में कितनी प्रकार की समानता को दर्शाया गया है, अवसर व प्रतिष्ठा। आप कोई भी पोस्ट सरकारी प्राप्त करने का आपको क्या है, राइट है, और उसके लिए आपको कुछ क्वालिफिकेशन मतलब निर्धारित करेंगे, वो क्वालिफिकेशन आपको पार करनी पड़ेगी या पास करनी पड़ेगी। आपके साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ध्यान रखना। और बंधुत्व,
भाईचारे की भावना। देखिए प्रस्तावना में एक बंधुत्व भी शब्द मिलता है या ब्रदरहुड, ठीक है, भाईचारे की भावना, ठीक है। क्यों भाई? क्योंकि हमारी जो प्रस्तावना में या इसलिए ये वर्ड लिखा गया है क्योंकि भारत में क्या रहते हैं, विभिन्न धर्मों के व्यक्ति रहते हैं, विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, ठीक है। इन लोगों के बीच आपसी सौदा या प्रेम बना रहे, ठीक है, आपसी प्रेम या भाईचारा बना रहे, जिससे हमारे राष्ट्र की एकता व अखंडता को क्या मिलेगी, मजबूती। क्या मिलेगी? राष्ट्र की एकता व अखंडता को क्या मिलेगी, मजबूती, ठीक है ना। और ये किससे प्राप्त होगी? बंधुत्व से। किससे? बंधुत्व से। अब मित्रों बात करते हैं प्रस्तावना के लिए कुछ वाद हुए, कुछ सुप्रीम कोर्ट के निर्णय हैं, और ये वाद इसलिए हुए कि भाई कुछ लोगों ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कहा कि भाई ये प्रस्तावना है क्या संविधान का भाग है या नहीं है। तो इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट अपने बार बार निर्णय दिए, तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। इससे संबंधित आपको मैं कुछ निर्णय बताता हूँ। पहला निर्णय है मदन गोपाल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1957, ठीक है। UOI, यूनियन ऑफ इंडिया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कहीं कहीं आपको मिलेगा बनाम संघ, ठीक है। यहाँ संघ से तात्पर्य है भारत, ठीक है। फिर देखिए वाद नंबर 2, बेरुवाड़ी, ठीक है, वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये वाद है 1960 का। फिर देखिए मित्रों थर्ड नंबर, केशवानंद भारती वर्सेज केरल राज्य, ठीक है। क्योंकि मित्रों ये अभी 1973 की बात है, ठीक है। ये विवाद केशवानंद भारती विवाद ये केरल राज्य से उभरा था, ठीक है। फिर ये बात क्या गया सुप्रीम कोर्ट में, तो आपको यूनियन ऑफ इंडिया भी यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि केशवानंद भारती में जो केस में जो 13 जजों की जो बेंच बैठी थी, ठीक है ना, वो पूरा निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने भारत के संदर्भ में दिया था, ठीक है, ना कि पर्टिकुलर केरल राज्य के संदर्भ में। तो इस पे कभी अपन को टाइम मिलेगा ना, तो मित्रों केशवानंद भारती के विवाद को लेकर अभी 3-4 दिन पहले उनकी डेथ हुई थी, अपन उसका 1-2 घंटे का पूरा वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि इससे इस केस से भारत के लिए एक बुनियादी ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का निर्णय आया, ठीक है ना, जिसने पूरे संविधान को वापस मजबूती प्रदान की, जिसमें सभी संसद की सर्वोच्चता और न्यायिक पुनरावलोकन को दोनों को क्या बरकरार रखा, ठीक है ना। तो इसके लिए अपन एक अलग से वीडियो बनाएंगे। फिर देखिए क्या हुआ, SR मुंबई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये निर्णय है 1993 का। फिर पांचवा LIC वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1995। तो प्रस्तावना से लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बार निर्णय दिया और उनके संबंध में कितने विवाद हैं? 5, 1 2 3 4 5। ये भी आप नोटिस कर लो। अब इस पर एक एक करके अपन बात करते हैं। तो देखिए मित्रों,
मदन गोपाल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1957 का वाद है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। एससी का क्या निर्णय है? प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है व ये वाद योग्य भी नहीं, अर्थात न्यायालय द्वारा इसको लागू नहीं किया जा सकता। परंतु इस केस में एक बात ये भी दी, निर्णय ये भी दिया कि जहां कहीं भी अपनी संविधान की भाषा संदिग्ध लगे, ठीक है ना, तो कम से कम एक बार अपन को प्रस्तावना को देखना चाहिए, क्योंकि हमने जिस प्रस्तावना में जिस संविधान के उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए संविधान को लिखा था, वो उद्देश्य सभी कहाँ मिलते हैं? हमारी प्रस्तावना में। किसमें मिलते हैं? प्रस्तावना। फिर बेरुवाड़ी में देखिए 1960 का केस है। बेरुवाड़ी मैंने एक बार बता दिया आपको, ये पश्चिम बंगाल का क्षेत्र था। फिर उसको पूर्वी पाकिस्तान जो वर्तमान का बांग्लादेश उसको दिया गया था। इसके लिए 9वां संविधान क्या हुआ? संशोधन हुआ। और उस टाइम पाकिस्तान के कौन थे पीएम? फिरोज खान नून, ठीक है ना, ध्यान रखना। और इंडिया में कौन थे पीएम? पंडित नेहरू। कौन थे? पंडित नेहरू। तो ये भी बात, इन दोनों के मध्य बेरुवाड़ी को लेकर क्या हुआ? एक समझौता हुआ, जो क्षेत्र किसको दिया गया? पूर्व पाकिस्तान को। और किस अमेंडमेंट के तहत? और इसमें एक निर्णय भी आया था सुप्रीम कोर्ट का कि भारत का कोई क्षेत्र किसी दूसरे देश को देना है तो उसके लिए संविधान में विशेष बहुमत से आपको संविधान संशोधन करना पड़ेगा, आर्टिकल 368 के तहत। तो आपको ध्यान रखना, इस निर्णय में प्रस्तावना से रिलेटेड आया क्या निर्णय आया? प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ठीक है। बेरुवाड़ी में क्या निर्णय है? प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। इधर मदन गोपाल में क्या निर्णय? प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ठीक है ना। और यही निर्णय वापस इस केस में भी क्या कर रहे हैं? रिपीट। पर इसमें साथ ही साथ क्या लिख दिया? वह या प्रस्तावना वाद योग्य भी नहीं है, अर्थात न्यायालय द्वारा इसको लागू भी नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। वापस अगले बेरुवाड़ी में भी सेम डिसीजन है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। फिर बात करते हैं केशवानंद। तो देखिए मित्रों, केशवानंद भारती, ठीक है, वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें क्या निर्णय दिया सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना से रिलेटेड? मैंने आपको पहले बता दिया कि केशवानंद से रिलेटेड मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, प्रस्तावना संविधान का भाग है। प्रस्तावना संविधान का क्या है? भाग है। और जिस प्रकार आप 368 के माध्यम से, आर्टिकल 368 के माध्यम से बाकी संविधान में आप संशोधन करते हो, उसी प्रकार आप प्रस्तावना में भी क्या कर सकते हो? संविधान संशोधन। अनुच्छेद 368 के तहत प्रस्तावना में क्या कर सकते हो? प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हो। तो
इस बाद में देखिए दो निर्णय, एक तो प्रस्तावना क्या है, संविधान का भाग है, और आर्टिकल 368 के तहत प्रस्तावना में आप क्या कर सकते हो, संशोधन, जो बाकी आप संविधान संशोधन करते हो उसी प्रकार से, ठीक है ना। फिर अपन बात करते हैं मित्रों केशवानंद, जो आज तक की सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट की बेंच बैठी, कितने जजों की, 13 जजों की, कितने जजों की, और उस टाइम चीफ जस्टिस कौन थे, SM सीकरी, ध्यान रखना ये भी, ठीक है ना। और इससे क्या आया नया, संविधान के मूल ढांचे का प्रावधान या नियम या सिद्धांत, ठीक है ना, डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है ना, इससे ये न्याय निर्णय निकला, ठीक है। फिर देखिए मित्रों, आपको ये समझ में आया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, ठीक है। अभी तक दोनों निर्णय मदन गोपाल व बेरूबाड़ी में क्या कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ठीक है ना। अब क्या कहना, प्रस्तावना संविधान का भाग है। फिर देखिए SR बोम्मई, ये क्या है, कर्नाटका के CM थे, ठीक है, और यहाँ के राज्यपाल द्वारा इनकी सरकार को क्या कर दिया, बर्खास्त, क्या कर दिया, बर्खास्त, ठीक है ना। तो देखिए इस निर्णय में भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, प्रस्तावना संविधान का भाग तो है ही है, साथ ही साथ प्रस्तावना संविधान के मूल ढांचे का क्या है, भाग है। अर्थात SR बोम्मई केस में क्या है, प्रस्तावना संविधान के मूल ढांचे का क्या है, पार्ट है। तो आपको देखिए यह अंग है, तो मूल ढांचे वाली बात किस केस में की गई है, SR बोम्मई में, किसमें, SR बोम्मई केस में। जो आपके बड़े एग्जाम होते हैं मित्रों, उसमें इस प्रकार के सवाल प्रस्तावना के न्याय निर्णय, सुप्रीम कोर्ट के जो न्याय है, जो उनके डिसीजन है, उनसे रिलेटेड ये सवाल उनसे पूछे जाते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना। SR बोम्मई कौन थे, कर्नाटका के CM, और वहाँ के राज्यपाल ने, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 1989 में पहली बार वहाँ पर क्या बनी, बीजेपी की सरकार बनी, और वहाँ पर क्या लगा दिया था, राष्ट्रपति शासन लगा दिया था 356 के माध्यम से, ठीक है। और इन्होंने फिर क्या किया, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, उसमें एक निर्णय ये भी आया, क्या, मूल ढांचे का। और आपको ध्यान रखना, इसी निर्णय में एक बात कही थी, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, पंथ निरपेक्षता भी क्या है, संविधान के मूल ढांचे का अंग है, क्या है, पंथ निरपेक्षता भी संविधान के मूल ढांचे का अंग है। और LIC ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया केस में क्या कहा गया, प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है या भाग है, आंतरिक भाग या तो ये भी बातें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर मित्रों अपन बात करें, ठीक है, देखिए प्रस्तावना से रिलेटेड और किस प्रकार के हमारे सवाल या क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप मित्रों कोई भी एग्जाम देख लो, उसमें लगभग एक ना एक सवाल प्रस्तावना से आता है, ठीक है ना। तो देखिए प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया, तो आपका आंसर होना चाहिए एक बार संशोधन किया गया। किस अमेंडमेंट के तहत, 42वें संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कह सकते हो आप, या इसको संविधान 42वें संविधान संशोधन 1976 के थे। और कौन कौन से शब्द जोड़े इसके माध्यम से, तो देखिए
ये भी आपको सीरीज से ध्यान रखने हैं। पंथ निरपेक्षता, ठीक है। समाजवाद, फिर और अखंडता। ठीक है ना। ये 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 3 वर्ड इनसे जोड़े गए हैं। आपको ये भी ध्यान रखना और अखंडता, ये दोनों शब्द इसके साथ जोड़े गए हैं। ठीक। फिर देखिए, एक बार सवाल आया था सेकंड ग्रेड के एग्जाम में, प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख, ठीक है ना, कितनी बार है? तो आपको आंसर होना चाहिए 2 बार। हम भारत के लोग, भारत को, ठीक है ना, तो ये 2 बार उसका उल्लेख है। जेल प्रहरी में एग्जाम में ये सवाल आया था, प्रस्तावना में नागरिक शब्द का उल्लेख कितना है? तो आपका आंसर होना चाहिए 1 बार। ठीक है, नागरिक शब्द का उल्लेख कितनी बार है? 1 बार। ठीक है ना, ये भी आपको बातें। और प्रस्तावना को लेकर, ठीक है ना, हमारे संविधान सभा के सदस्य या राजनीतिक विचार कौन है, क्या क्या इसके लिए कोटेशन या बातें कही। ठीक है ना। तो देखिए, ठाकुर दास भार्गव ने प्रस्तावना को क्या कहा? संविधान की आत्मा। ठाकुर दास भार्गव ने प्रस्तावना को क्या कहा? संविधान की आत्मा, अर्थात सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना। ये कोटेशन किसने कहा? तो आपका आंसर होना चाहिए ठाकुर दास भार्गव। फिर देखिए नेक्स्ट, अर्नेस्ट बारकर, इन्होंने प्रस्तावना के बारे में क्या कहा? तो देखिए मित्रों, प्रस्तावना के बारे में इन्होंने कहा, प्रस्तावना संविधान की क्या है? कुंजी। प्रस्तावना संविधान की क्या है? कुंजी। फिर देखिए, के.एम. मुंशी जो हमारे प्रारूप समिति बनी उसके मेंबर भी हैं, कन्हैयालाल माणक्यलाल मुंशी। ठीक है ना। और संविधान सभा के सदस्य भी हैं। इन्होंने प्रस्तावना के बारे में क्या कहा? प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक कुंडली है। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। फिर मित्रों देखिए, N.A. पालकीवाला और N.A. पालकीवाला जो केशवानंद जी के क्या थे? वकील थे। और इन्होंने क्या कहा? प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। क्या कहा? संविधान का परिचय पत्र किसने कहा? N.A. पालकीवाला। और N.A. पालकीवाला कौन थे? केशवानंद भारती जी के क्या थे? वकील थे। क्या थे? वकील थे। तो ये बातें हम प्रस्तावना से संबंधित की। तो मित्रों, इसको प्रस्तावना को आपको सही ढंग से पढ़ना है। ठीक है ना, क्योंकि हर एग्जाम में इससे रिलेटेड 1 और 2 सवाल आपको देखने को मिलता है। यदि आपने प्रस्तावना का अध्ययन कर लिया तो समझिए कि मैंने संविधान और भारत की प्रकृति को पहचान लिया। या हमारी सरकार की शासन की जो व्यवस्था, उसका नेचर क्या है, वो पूरा का पूरा किस में दे रखा है? हमारी संविधान में। ठीक है। और इसी कारण इसको प्रस्तावना को संविधान का दर्पण कहते हैं।
ठीक है। और संविधान का प्रवेश द्वार कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। मैंने लिखा कि ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की इसको क्या कहा, आत्मा कहा। क्या कहा, आत्मा, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 राइट टू रेमिडेस संवैधानिक उपचारों के अधिकार को क्या कहा, संविधान की आत्मा कहा। तो आपको पूछ ले मित्रों, सवाल आ जाए कि संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना इसका प्रस्तावना के बारे में भी उल्लेख है, ठीक है, और फंडामेंटल राइट के बारे में भी उल्लेख है। पर दोनों का जो बात करने का जो है वो प्रस्तावना में कौन करते हैं, ठाकुर, प्रस्तावना के बारे में करते हैं ठाकुरदास भार्गव, ठीक है ना। वहीं आर्टिकल 32 के बारे में करते हैं भीमराव अंबेडकर, ठीक है। और ये ऑप्शन में दोनों आ जाएं, ठीक है ना, तो आपको ऐसे अल्टरनेट देगा 1 2 3 4, दोनों मिल जाए तो दोनों पे राइट करना है। और यदि एक मिल जाए तो आपको इम्पोर्टेंस भीमराव अंबेडकर वाले आर्टिकल 32 पे देनी है। तो ये भी बातें मेरी समझ में आई होगी, ठीक है मित्रों, चलते हैं।